फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई की करेंगे हम करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कल मेरा करंट अफेयर का इशू नहीं आया था क्योंकि कुछ कारणवश मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी। इस कारण मैं नहीं था अवेलेबल इस सेंटर पर। तो हम स्टार्ट करते हैं 16 जुलाई का करंट अफेयर। फर्स्ट न्यूज़ है नेपाल। देखो, नेपाल में आप जानते हो, मैंने आपको कई बार बताया है कि नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। अब जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो सब समझ गए होंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझाने की मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले वहाँ पर जो पीएम थे, पुष्पा कमल दहल जी पीएम थे, जिनकी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एंड मोस्ट सेंटर, ठीक है, CPN ब्रैकेट में MC, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि उनको दो पार्टी का सपोर्ट था। पहले थे KP ओली शर्मा जी और शेर बहादुर दूबा। अब इन्होंने विड्रॉल कर लिया था अपना सपोर्ट, किससे? पुष्पा कमल दहल जी से, और वो झुक गए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के साथ अब नए पीएम बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो नए पीएम हो गए हैं KP ओली शर्मा। क्लियर? और इनकी पार्टी है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। क्लियर? अब ये नए पीएम बन गए, तो अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर से हो गई नेपाल में, और ये पीएम बने हैं, नए पीएम बने हैं। क्लियर? याद रखोगे। और इनको किसका पार्टी का सपोर्ट है? शेर बहादुर दूबा का। कौन है? शेर बहादुर दूबा। और इनकी पार्टी है नेपाली कांग्रेस। याद रखना, ठीक है, ये सपोर्ट है। और ठीक है, इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी PM श्री। अब देखो क्या है ये दोस्तों, पहले तो आप PM श्री समझ लीजिए। देखो, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इन इंडिया। मैं और को बार यहाँ लिख देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्लियर? ये प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है दोस्तों, कि आप जानते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और जिसको हेड किसने किया था, जो पॉलिसी की लिए कमेटी बनी थी, वो थे के कस्तूरी रंजन। याद रखोगे। अब इसमें क्या था कि इसके हिसाब से, नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से स्कूल को डेवलप करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सेंटर की थी। तो सेंटर ने क्या किया, एक स्कीम बनाई, जिस स्कीम का नाम था PM श्री स्कीम। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्लियर? अब देखो, इसमें क्या था, इसमें रेशो भी डिसाइड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% शेयर करेगी, देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा 40%। वी कैन इजीली से दैट दिस स्कीम इज सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब देखो, मैंने आपको कई लेक्चर में बताया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्कीम, दैट इज सेंटर सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंटर सेक्टर स्पॉन्सर स्कीम। अब सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है? जिसमें 100% कंट्रीब्यूशन ऑफ बाई सेंटर, जो कि स्कीम में फंड का 100% कंट्रीब्यूशन सेंटर करती है। दूसरी होती है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। इस स्कीम में सरकार और स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का रेशो शेयर होता है। व्हाट आई मीन, सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्कीम में, जिस भी स्कीम में आधा या 50 या 60 या 70 या 75 या फिर 90% अगर शेयर देती है और स्टेट के ऊपर कुछ छोटा सा शेयर रहता है, तो दैट इज कॉल्ड अ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो क्या है? PM श्री इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वेयर सेंटर शेयर इज 60% एंड स्टेट शेयर इज 40%। याद रखोगे। अब देखो,
अब ये न्यूज़ में क्यों है तो आप समझ गए होंगे, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कीम क्या है, ठीक है। अब क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए फंड रोक दिया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए फंड रोक दिया है कुछ स्टेटों का, जैसे कि पंजाब, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, इनके लिए फंड रोक दिया है। अब क्यों फंड रोक दिया है, तो देखो जो पीएम श्री स्कीम आई थी दोस्तों, तो उसमें स्टेट के साथ मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा, देन आफ्टर इट विल इम्प्लीमेंट इन स्टेट, तभी वो स्टेट में इम्प्लीमेंट होगी, लागू होगी। क्लियर। अब क्या हुआ था कि इन स्टेट जितनी भी हैं ये एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन नहीं कर रही हैं। इवन पंजाब ने कर लिया था मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट बाद में रिजेक्ट कर दिया कि हम राजी नहीं है इस स्कीम से, ठीक है। अब क्यों, क्या हुआ, देखो ये स्कीम क्या है दोस्तों, इस स्कीम में क्योंकि कुछ स्टेट ने रीज़न दिया है कि हमारे स्टेट के अंदर ऑलरेडी स्कीम चल रही हैं ऐसे रिलेटेड, जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ ब्रिलियंस, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस। दिल्ली ने बोला कि हमारे स्टेट में ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी में ऐसी स्कीम चल रही हैं, तो हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसमें सरकार ने रूट कर, सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने फंड देना बंद कर दिया। किस स्कीम में, सर्व शिक्षा अभियान। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर आपने पीएम श्री समझा दिया, अब धीरे से हमको सर्व शिक्षा अभियान और समझा दीजिए जिससे हमको क्लियर हो जाए ये पूरी स्कीम। अब देखो सर्व शिक्षा अभियान क्या था, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में पहले कई सारी ऐसी स्कीम थी जो टीचरों के लिए अलग थी, प्री स्कूलिंग के लिए अलग थी, प्राइमरी स्कूलिंग के लिए अलग थी और सेकेंडरी स्कूल के लिए अलग थी। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीम है, इसमें कई सारी स्कीम को जोड़ दिया जो कि डिफरेंट स्कीम के लिए दे रही थी। जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान, ये किसके लिए, ये सेकेंडरी के लिए थी, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। देन आफ्टर टीचर एजुकेशन, और सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, जिन इन तीनों स्कीम को जोड़कर एक स्कीम बना दी जिसको बोलते हैं क्या, समग्र शिक्षा अभियान। क्या बोलते हैं, समग्र शिक्षा अभियान। और इसी का यूनियन ने, सेंटर ने फंड रोक दिया है। इन तीनों को जोड़कर एक स्कीम बना दी, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ये स्कीम बना दी। अब इसी का फंड रोक दिया है सरकार ने, और ये जो स्कीम है ये प्री स्कूलिंग से सेकेंडरी स्कूलिंग तक देगी, एजुकेशन देगी। देन आफ्टर सेकेंडरी स्कूलिंग तक। अब इसका फंड रोक दिया है। कई स्टेट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट भेजी
और इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहले आप पीएम श्री स्कीम को अपने स्टेट के अंदर लागू करिए, देन आफ्टर यहाँ से आपको अप्रूव मिलेगा फंड का, जो कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए फंड है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो तीनों स्कीम जो समग्र शिक्षा अभियान है वो स्कीम के लिए फंड नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेटों को, क्योंकि वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही है। कौन सी? पीएम श्री स्कीम को। क्लियर हो गया? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑन मनी बिल। देखो क्या होता है मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। देखो क्या होता है दोस्तों कि मनी बिल, फिर तो आप समझ लीजिए मनी बिल अंडर आर्टिकल ऑफ 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। अब देखो कुछ समझ लीजिए, जो मनी बिल होता है दोस्तों, ये दोस्तों मनी बिल में क्या होता है कि जो लोकसभा पर ज्यादा पावर होती है हाई पावर, देन राज्यसभा। राज्यसभा से ज्यादा पावर होती है लोकसभा में जब इन टर्म ऑफ मनी बिल। और यहां पर लोकसभा और राज्यसभा बोथ हैव सेम पावर। अब क्या करती है गवर्नमेंट कि आप जानते हो मनी बिल कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है? तो वो डिसाइड करता है दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है? और मनी बिल को राज्यसभा को 14 डेज के अंदर रिटर्न ही करना पड़ता है, या फिर साइन करे या ना करे, पर वो पास हो जाएगा मनी बिल। देन आफ्टर ये चले जाएगा असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास। क्लियर? अब देखो अब क्या मैटर है, क्या करती है सरकार। जैसे अभी सरकार है वहां पर क्या है, राज्यसभा में मेजोरिटी में नहीं है। राज्यसभा में तो राज्यसभा मेजोरिटी नहीं है तो ऑर्डिनरी बिल तो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस से बिल पास होना चाहिए विद अ मेजोरिटी। अगर सरकार मेजोरिटी में नहीं होगी राज्यसभा में, अगर लोकसभा मेजोरिटी में तो होगी डेफिनेटली, तभी सरकार है। अगर राज्यसभा मेजोरिटी में नहीं होगी तो सरकार क्या करती है कि बिल को बिना वजह मनी बिल बना देती है, स्पीकर से रिक्वेस्ट करके कि इसको मनी बिल डिक्लेयर कर दीजिए, तो ये इजीली राज्यसभा से पास हो जाए और हमारा कानून इजीली बन जाए। तो इसके लिए अपोजिशन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाई थी कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप करिए जो कि इसकी स्टडी करेगी कि हाँ ये मनी बिल हर किसी अननेसरी ये हर बिल को मनी बिल डिसाइड कर रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ ये गलत है क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब क्या है कि कई सारे एग्जाम्पल दिए उनने, जैसे अपोजिशन पार्टी ने बोला कि आधार बिल 2016 में आया था, इसको मनी बिल डिक्लेयर कर दिया अंडर आर्टिकल ऑफ 110। क्या डिक्लेयर कर दिया? मनी बिल डिक्लेयर कर दिया। देन आफ्टर दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको भी चेंज करा था और मनी बिल डिक्लेयर कर दिया, जिससे क्या हो ये राज्यसभा में इस पर ज़्यादा पावर ना हो और इजीली पास हो जाए लोकसभा के जरिए ही, और 14 डेज के अंदर ये पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट पर चले जाएगा असेंट के लिए। प्रेसिडेंट हमारी पार्टी का ही है तो वो दे देगा असेंट। ठीक है, अब ये बिल पास हो जाएगा। अब इसके लिए कौन जाएगा? अपोजिशन पार्टी डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि वही हायर अथॉरिटी है, तो वो सुनेगी इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। तो यही न्यूज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगी किसके लिए कि सरकार हर बिल को बिना वजह मनी बिल ना बनाए, जिससे राज्यसभा की जो पावर है वो कम हो जाए। और फिर मतलब ही क्या है राज्यसभा का मतलब होना चाहिए कि सेम पावर बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर हर बिल मनी बिल हो जाएगा तो राज्यसभा पावर क्या रहेगी? राज्यसभा तो बस मक्खियाँ मारेगी। तो मक्खियाँ नहीं मारना है राज्यसभा को, राज्यसभा से भी काम करवाना है, वो भी एक
मेजर रोल प्ले करे किसी भी बिल में, उसमें अमेंडमेंट में, उसमें चेंजेस में, मक्खी ना मारे, मक्खी मारने का काम ना करे। तो इसलिए ये काम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगी। चंद्रचूड़ जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होंगे, हेड होंगे, और ये डिसाइड करा जाएगा। फाइनल देखते हैं, अगर डिसीजन आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, देखो दोस्तों, इसका 96th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा था। फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा था। अब ये आईसीआर, सर आपने ये तो बता दिया कि ये फाउंडेशन बर्थडे बना रहे थे 96वां, पर ये पैदा कब हुए थे आईसीआर? व्हाट आई मीन, मैं मजाक कर रहा हूं कि ये फाउंड कब हुआ था, सेटअप कब हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दोस्तों ये सेटअप हुआ था 1929 को। 1929 को आईसीआर सेटअप हुआ था। और आप जानते हो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। और इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसलिए बनाया दोस्तों क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मध्य प्रदेश में, हर चीज़ में प्रमोट करने में। एग्रीकल्चर को अच्छा प्रमोट किया इन्होंने, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया था। अब देखो इन्होंने क्या करा कि आईसीएआर को बोला कि कई सारी टेक्नोलॉजी लॉन्च करी हैं जो कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हैं। जैसे अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 40 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, जिससे क्या होगा? फार्मरों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर फील्ड में। फार्मरों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी किसमें? एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को, जिससे क्या होगा? फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर में। क्लियर? अब देखो आईसीएआर ने, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कई बार बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 200 न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स, न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स बनाए हैं। क्या बनाया दोस्तों? 20 न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स। अब ये क्या होगा? तो देखो आप जानते हो ये वेराइटी बनाई तो है सीड्स की, बीज जिसको अपन बोलते हैं, बीज की 200 नई वेराइटी बनाई है। अब ये काम क्या करेगी? तो दोस्तों इसका काम होगा कि ये टॉलरेट करेगी टेम्परेचर को। टॉलरेट टेम्परेचर। सर हमने तो सिर्फ ओनली लोगों को टॉलरेट किया है जिनको ज़्यादा गुस्सा आती है, या फिर जो ज़्यादा बोलते हैं, या फिर जो बदतमीजी से बोलते हैं, उनको टॉलरेट करना होता है। ये सीड्स भी ऐसा करेगी क्या? टॉलरेट नहीं दोस्तों, ये टॉलरेट क्या करेगी? ये टॉलरेट करेगी क्लाइमेट को। क्लाइमेट, फ्लड आ गया, फ्लड, ओले गिर गए, और मान लीजिए गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये टॉलरेट करेगी। व्हाट आई मीन्स, ये क्लाइमेट रीसाइलेंस टेक्नोलॉजी है। क्लाइमेट रीसाइलेंस, वी कैन से इट इज अ क्लाइमेट रीसाइलेंस सीड्स बोल सकते हैं इसको अपन, क्लाइमेट रीसाइलेंस सीड्स बोल सकते हैं। अब देखो एक आईसीएआर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं हम वन साइंटिस्ट वन प्रोग्राम, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, सॉरी प्रोग्राम नहीं, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। आपने मध्य प्रदेश सरकार का भी आपने सुना होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मींस किसी भी आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में कई सारी वैरायटी की न्यू न्यू चीज़ें आती हैं, ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट किसी किसी में एक्सपर्ट होता है। जैसे मुरैना की गजक बड़ी फेमस है, ठीक है, जैसे आगरा का पेठा है, आगरा का पेठा बड़ा फेमस है, मुरैना की गजक पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। रतलामी सेब, रतलाम जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सेब बड़ा फेमस है। सेब वाला नहीं जो एप्पल, एप्पल नहीं है, ये नमकीन है, तो रतलामी सेब बोला जाता है, जो कि नमकीन आता है मोटा वाला नमकीन, वो सेब वाला, तो उसको रतलाम में बड़ा फेमस है क्योंकि बड़ा अच्छा बनता है रतलाम में। तो क्या है
कि ऐसे ही मध्य प्रदेश ने क्या करा था, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट डिसाइड कर दिया था कि आप ये प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि आपके यहाँ पर अच्छा उगता है और आप अच्छा काम कर रहे हो इस पर, तो आप इस पर काम करो। ऐसे ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा कि कोई भी सीड्स नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, नई नई सीड्स बनाई जाएंगी। तो आपको याद रहेगा कि ICAR का प्रोग्राम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। देखो आपको मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है दोस्तों, कि अभी आपको पता है नीट का पेपर लीक हो गया था। क्या हो गया था, नीट का पेपर लीक हो गया था। अब इस लीक के कारण कई सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कई सारी कमेटी बनी थी। कमेटी मैंने बताई थी प्रीवियस आपको, ठीक है, जस्टिस की कमेटी बनी थी और इस कमेटी में कई सारे रिकमेंडेशन कैसा करा जाए। और इसी के साथ मैंने बताया था कि आपको पता हो कई सारी स्टेट पेपर लीक का कानून निकाल रही हैं। क्या निकाल रही हैं, कई सारी स्टेट पेपर लीक का कानून निकाल रही हैं। ठीक है। अब ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश जो कि बहुत छोटा वी कैन से दैट्स अ स्टेट है, उसने भी कानून निकाला है। और एक और बात याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी इंडिया में सबसे कम डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखोगे। तो अरुणाचल प्रदेश भी इससे पीछे नहीं हट रही। और अरुणाचल प्रदेश इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना इस पर झूठा क्लेम करती है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, पर चाइना, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये आपका पार्ट नहीं है, ये इंडिया का पार्ट है। और आप अगर इंडिया की इंटीग्रिटी यूनिटी को भंग करते हैं तो आप फिर से तैयार हो जाइए। 1962 में जरूर हार गए थे, इस बार नहीं हारेंगे, तो मैं अच्छे पकड़ के पेल देंगे। ठीक है, चलो हम देखो चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने एक कानून निकाला है, अरुणाचल प्रदेश एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ मेनेंस एक्ट 2024 एग्जामिनेशन, मेनेंस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। अब क्या है, ये कई सारी स्टेट निकाल रही है। आप याद मत रखना, इतना कोई एक्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली सेंटर ने भी निकाला है इसके लिए कानून। बस सिंपल आप तो ये रखना कि हर स्टेट इसके लिए निकाल रही है। ये मेंशन करके आना, जब भी कोई नीट के एग्जाम के लीक के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में, तो आप सारी स्टेटों के नाम दे देना, आसाम, यूपी, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, दीज राजस्थान। ये स्टेट दिन प्रतिदिन कानून निकालते जा रही हैं टू कंट्रोल दी पेपर लीक एक्टिविटी। और इसमें कई सारी सजा का प्रावधान भी हो रहा है। जैसे मैंने महाराष्ट्र में बताया था कि इतनी सजा मिल जाएगी, यूपी में भी बताया मैंने आपको, और जीवन सेंटर में भी ये कानून निकल चुका है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ मेनेंस एक्ट 2024। इस पेपर लीक के कारण तो बड़ी डिफिकल्टी होती है बच्चों को, पर उन्हें सेटिस्फैक्शन देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून निकालते जा रही है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया है वन ऑफ द ग्लोबल बेस्ट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देख रहे हो आप कि इंडिया हमारा कंसिडर करा जाता है, इंडिया इज कंसिडर्ड as global leader of digital public infrastructure। क्लियर। अब क्या हुआ है, ठीक है, इंडिया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली, पर जो G20 की टास्क फोर्स है, जो G20 की टास्क फोर्स है, उसने बोला है कि इंडिया को अगर और ग्लोबल लीडर बनना है तो सबसे पहले उसको और कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी पड़ेगी ग्लोबल लीडर बनने के लिए इन टर्म ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में। समझ में आ गया, समझ में आ गया।
तो और इसी के साथ उसको ग्लोबल साउथ की कंट्रियां हैं, वहां भी एक्सपर्टीज और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोसेस और कैसे एक्सपर्ट हुए इसको भी देना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये सिंपल न्यूज़ थी, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी इंडिया और रशिया के ऊपर। क्या है दोस्तों? इंडिया रशिया। देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे मोदी साहब रशिया गए थे अभी प्रीवियसली। ठीक है, जुलाई के मंथ में 9 या 10 तारीख को शायद रशिया थे। तो रशिया में इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट साइन करे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए डिटेल करंट अफेयर के, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशन। और जब मोदी साहब अभी रशिया गए थे जुलाई के मंथ में, स्टार्टिंग ऑफ जुलाई, तो वो कौन कौन सी डील साइन करके आए। तो एक पॉइंट इसमें ये था कि जो लोकल करेंसी है, लोकल करेंसी ऑफ बोथ कंट्री यूज इन ट्रेड। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बाय 2030 तक इंडिया रशिया ट्रेड will reach up to $100 बिलियन। कहां तक पहुंच जाएगा दोस्तों? $100 बिलियन तक इंडिया और रशिया का ट्रेड पहुंच जाएगा। इतना प्रयास करेंगे 2030 तक। अब जब लोकल करेंसी में ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली पहुंच ही जाएगा। अब देखा जा रहा है कि इंडिया का दिन प्रतिदिन ट्रेड बढ़ते जा रहा है रशिया के साथ। और इसमें एक बैंक है रशिया की जिसका नाम है सिब्बर बैंक। ये रशिया की स्टेट कंट्रोल बैंक है। व्हाट आई मीन्स, स्टेट की कंट्रोल बैंक है। जैसे हमारे इंडिया में एसबीआई है, ऐसे ये स्टेट कंट्रोल बैंक है रशिया की। और इसका क्लेम है कि हमारे पास इंडियन रुपीस बहुत सारे हैं, क्योंकि इंडिया का रशिया के साथ बहुत ट्रेड हो रहा है। और इंडिया साइन दी ट्रेड डील दैट बाय 2030 इंडिया एंड रशिया ट्रेड विल रीच अप टू $100 बिलियन। क्लियर। अब देखो, दूसरा पॉइंट याद रखना कि जो रशिया है, रशिया जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है इंडिया को, और इंडिया भी नंबर 1 है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है ऑयल का? रशिया से। ठीक है, क्योंकि लोकल करेंसी में डील है, इंडिया लोकल करेंसी में भी पे कर सकती है। तो इंडिया और रशिया का ट्रेड डेफिनेटली पहुंच जाएगा। सिंपल न्यूज़ है। बैंक का नाम याद रखना, सिब्बर बैंक का, जो बोल रही है कि इंडियन करेंसी हमारे पास बहुत है। स्टेट कंट्रोल बैंक है सिब्बर बैंक, SBERBAN बैंक। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, स्टील्थ फ्रिगेट। अब देखो क्या होता है ये, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? शिप है। अब ये शिप तो है सर, नॉर्मल शिप, पर इसका नाम स्टील्थ फ्रिगेट क्यों बोला जाता है? देखो, स्टील्थ माने क्या होता है? छुपना, हाइड। क्या होता है दोस्तों? छुपना या चोरी करना या छुपना, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? देखो, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगाई जाती है शिप के अंदर, कि इसको रडार, इंफ्रारेड, सोनार इसको पकड़ नहीं पाता। इसमें यूजिंग स्टील्थ फ्रिगेट में यूजिंग स्टील्थ टेक्नोलॉजी दैट रडार, सोनार और इंफ्रारेड डू नॉट डिटेक्ट नहीं कर सकता इसको। तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाते हैं। अब इंडिया ने रशिया के साथ डील साइन करी थी। क्या डील साइन करी थी? कि रशिया 4 फ्रिगेट शिप बना के देगी।
किसको देगी? 4 फ्रिगेट से बना के, स्टील फ्रिगेट बना के देगी। कौन? रशिया इंडिया को। क्लियर? क्लियर। पर इसमें एक और बात याद रखना, इसमें 4 में से 2 तो रशिया बनाएगी, 2 रशिया, और 2 हमारी इंडियन कंपनी जो है, इंडियन कंपनी जिसका नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये बना के देगी। क्या देगी? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 2 बना के देगी। अब देखो, अब क्या हुआ, ये डील तो हुई थी, डील होने के साथ इसमें $1 बिलियन की डील थी। क्या थी? $1 बिलियन की डील थी, जिसमें इंडिया क्या करेगी? 2 स्टील्थ फ्रिगेट इंपोर्ट करेगी रशिया से। क्लियर? क्लियर। अब ये एक स्टील फ्रिगेट आने वाला है इंडिया में 22 सितंबर, और दूसरा आएगा दोस्तों 2025 में। कब आएगा दोस्तों? 2025 में दूसरा आने वाला है। क्लियर? क्लियर। अब देखो दोस्तों, अब ये आने वाले तो हैं, अच्छी बात है, ठीक है। अब 2 जो बनाएगी, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ये बना देगी 2026 तक तीसरा फ्रिगेट बना देगी, और बाई नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने के बाद, 2026 के बनाने के बाद 6 महीने बाद चौथा भी बना देगी फ्रिगेट स्टील। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो यूएसए की डील थी, इसमें $1 बिलियन की डील थी, जिसमें रशिया 2 फ्रिगेट देगी, किसको? इंडिया को, और 2 बना के देगी इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसने डील कराया किससे? $500 मिलियन की रशिया की कंपनी है कोई, उससे डील करा है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी, रशिया की कंपनी, टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, इंजीनियर फॉर हेल्पिंग टू मैन्युफैक्चरिंग दी 2 फ्रिगेट स्टील फ्रिगेट, इसे मदद करेगी। तो इसके लिए $500 मिलियन की इस कंपनी ने भी डील करी है, किसका? रशिया के साथ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसी के साथ 16 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम कल 17 जुलाई तक, तब तक के लिए जय हिंद।